गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को राम राम मेरी तरफ से। और देखिए मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि रीट की एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है, वो है मित्रों आपके सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपके रीट लेवल 2 के जो एसएसटी बड़ा पोर्शन है उसमें मेंशन किया हुआ है। वैसे देखिए, रीट की दृष्टि से ही ये सिंधु घाटी सभ्यता वाला टॉपिक मित्रों आपको एक तरीके से देखा जाए तो महत्वपूर्ण नहीं है। ये जितने भी सारे कंपटीशन के एग्जाम हैं, चाहे आप आईएएस देख लीजिए, चाहे आप आरएस देख लीजिए, ठीक है, कोई भी एग्जाम है, उन सब में ये जो टॉपिक्स है सिंधु घाटी सभ्यता सभी एग्जामों में ज्यादातर मेंशन किया हुआ होता है। इसलिए हमें याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि हम रीट की दृष्टि से इसको पढ़ें। आपको देखिए सेकंड ग्रेड की एग्जाम है जिसमें एसएसटी वाला जो पोर्शन होता है एसटी वाले टॉपिक में, एक आपके रीट लेवल 2 में आरएस में। तो ठीक है, इससे पहले देखिए मित्रों, मैं दो वीडियो आपके सामने आपके लिए लेकर आ चुका था और दो वीडियो में मैंने एक तरीके से देखा जाए एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसका जो सार था वो सारा मैं आपको एक तरीके से करवा चुका था। ठीक है। और अब कुछ एक जो बचा कुचा है, कुछ थोड़ा बहुत जो एक तरीके से देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इसी वजह से मैंने एक लास्ट वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बना रहा हूँ मित्रों। तो ठीक है, देखते हैं आज सिंधु घाटी सभ्यता के देखिए जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, पुरातात्विक स्थल हैं। तो एक प्रश्न देखो पहले पूछा गया था रीट लेवल 2 के एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में नहीं है या फिर पाकिस्तान में है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने पहले प्रश्नों का एनालिसिस किया है लेवल 2 का, कहाँ से किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी आधार पर इस टॉपिक को एक तरीके से और इस वीडियो को मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आपको बहुत ध्यान से एक एक चीज को पढ़ते हुए चलना है। चलिए तो बात करते हैं। आपके सामने दिख रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों से प्राप्त अवशेष। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें देखिए मैं आपको पहले बताया था कि लगभग अब तक कितने 2000 स्थल खोजे जा चुके हैं। कितने पुरातात्विक स्थल खोजे जा चुके हैं? 2000 पुरातात्विक स्थल खोजे जा चुके हैं। तो 1947 में आपको पता है कि भारत पाकिस्तान से जब 15 अगस्त 1945 को एक तरीके से अलग हुआ तो कुछ स्थल जो हैं किसमें चले गए थे? पाकिस्तान में चले गए। तो कहीं न कहीं एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन स्थल पाकिस्तान में स्थित है अथवा नहीं है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को आपके सामने लेके आया हूँ जिससे आपका वो प्रश्न गलत नहीं होगा। और मेरा एक तरीके से एक विश्वास है पूरी तरीके से कि आपका जो भी प्रश्न रीट की एग्जाम में बनेगा सिंधु घाटी से संबंधित, और ये भी मैं बता रहा हूँ, ये भी दावा कर रहा हूँ कि आरएस की एग्जाम में भी बनेगा। तो शायद मेरे जो पहले दो वीडियो मैंने डाले हैं वो और एक ये तीसरा नंबर का वीडियो यहाँ से बन जाएगा। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे, क्या जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों? ये जानने का प्रयास करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों से प्राप्त अवशेष, जैसे कौन कौन से स्थल हैं, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, चनुदड़ो है, धोलावीरा है। ठीक है। तो इस तरीके के जो प्रमुख स्थल है उनसे कौन कौन सी चीजें मिली हैं जिसके आधार पर पुरातत्वविद अनुमान लगाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोगों का जीवन था, सामाजिक जीवन था, आर्थिक जीवन था, ठीक है, किस प्रकार से रहा होगा, क्या उनके आर्थिक संसाधन होंगे। तो ये सारी चीजें किसके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं? जो साक्ष्य हमें एक तरीके से खुदाई पर मिलते हैं। तो पुरातत्ववेदों का काम होता है कि खुदाई करना, और खुदाई में जो भी चीजें उनको मिलती है तो उनके आधार पर वो एक तरीके से अनुमान लगाते हैं कि किस प्रकार के जीवन शैली एक तरीके से इन लोगों की रही होगी। तो उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थल जहाँ से कौन कौन से अवशेष, किस किस प्रकार के अवशेष मिले हैं, उनके बारे में आज चर्चा होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहले आपको स्थल दिख रहा है हड़प्पा। हड़प्पा स्थल है। खोज की बात करें मित्रों तो खोज देखिए 1921 में दयाराम सानी, और मैं पहले बता चुका हूं कि 1826 में चार्ल्स मेसन
ने इसकी तरफ ध्यान आकृष्ट किया था, क्योंकि जब लाहौर में रेल लाइन बिछाई गई थी तो उस समय खुदाई के समय इस तरीके की कुछ ईंटें मिली थी, तो उससे अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर कोई सभ्यता हो सकती है पहले की। तभी तो जमीन के अंदर ज्यादा अंदर खुदाई करने पर ईंटों का मिलना, तो कहीं न कहीं लगता है कि कोई सभ्यता पहले यहाँ पर विद्यमान थी। तो इस बात को लेकर के जब चार्ल्स मेसन ने लोगों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया, तो कुछ पुरातत्ववेत्ता का ध्यान इस पर गया, और लास्ट में देखा जाए तो कौन, आपके दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की। इसको श्रेय जाता है हड़प्पा सभ्यता की खोज का, किसको, दयाराम साहनी को। तो हड़प्पा जो स्थल है मित्रों वो कहाँ पर है, मोंटगोमरी जिला है। कौन सा जिला है, मोंटगोमरी, और ये जिला है पंजाब। पंजाब देखो, आधा पंजाब देखा जाए तो भारत में है, आधा पंजाब किस में मित्रों, भारत में, आधा पंजाब किस में है, आपके पाकिस्तान में। तो पंजाब प्रांत है, ठीक है, पंजाब, पश्चिमी पंजाब की जिसे बात करते हैं अपन, तो वहां पर ये जिला पड़ता है मोंटगोमरी, और वहीं पर ये स्थान है जो खोजा गया था, स्थल खोजा गया था, क्या नाम है इसका, हड़प्पा। तो याद रख लेना है, क्या याद रखना है, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई, और हड़प्पा जो स्थल है वर्तमान में पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है मित्रों उसका मोंटगोमरी जिला है, उसमें स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ से कौन कौन से अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर देखो 6-6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का अवशेष प्राप्त हुआ। अन्नागार मतलब अन्न रखने का स्थान, जहां पर वहां पर अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, उनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ अन्न को रखने के भंडार थे, उनको अन्नागार कहा गया। तो वो कितने पंक्तियों में मिले, 6-6 की पंक्तियों में मिले, और कुल संख्या कितनी है, 12। तो कितने कक्ष मिले हैं, 12 कक्ष, जो किन किन की पंक्तियों में मिले, 6 एक तरफ है और 6 एक तरफ है, ये याद रख लेना। 6-6 की पंक्तियों में कुल 12 कक्ष मिले हैं, जो एक तरीके से अन्नागार के प्रमाण है। किसके प्रमाण है, अन्नागार के, यानी कि अन्न रखने के कुछ भंडार गृह हैं, ठीक है। तो एक तो याद रखना, 6-6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का अवशेष, कहां से, हड़प्पा से, ठीक है, याद रख लेना, याद रखना है, क्योंकि जब तक याद नहीं करोगे तो देखो याद रखना 6-6 की पंक्तियों में क्या मिले, कुछ कक्ष मिले हैं, कक्ष मिले हैं, जो किसके रूप में मिले हैं, अन्नागार के रूप में। अन्न से मतलब है अन्न, धन, यानी कि जो अन्न होता है आपका, जो भी है गेहूं, जौ, जो भी है, तो उनमें क्या रखा जाता था, यानी कि कृषि से उत्पन्न जो भी उत्पाद था वो रखे जाते थे। तो इस तरीके, ये देखो जो मैंने चित्र लगाया है, देख लीजिए आप, ये चित्र है मित्रों आपको वो हड़प्पा का, वहां पर इस तरीके की संरचना देखने को मिलती है। खुदाई में जब खुदाई की गई तो इस तरीके के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, तो ये देख सकते हो। तो याद रखना 6-6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 कक्ष मिले हैं और एक अन्नागार का अवशेष, ठीक है। किसके अवशेष है, वो अन्नागार। और कब्रिस्तान के अवशेष भी मिले। कब्रिस्तान जानते हो, जहाँ लोगों को दफनाया जाता है, जिन लोगों का दाह संस्कार किया जाता है, उस जो क्षेत्र को क्या बोलते हैं अपन मित्रों, कब्रिस्तान बोलते हैं। तो एक कब्रिस्तान के अवशेष भी मिले हैं। तो यहाँ पर एक समाधि मिली है जिसका नाम है R37। क्या नाम है, R37। कब्रिस्तान में एक समाधि का अवशेष जिसका नाम है R37, ठीक है, याद रखना R37 क्या है, कब्रिस्तान में एक समाधि का नाम है। क्या है, समाधि का नाम R37, याद रख लेना भाई। तो पहला तो अपन ने देख लिया कि 6-6 की पंक्तियों में कुल 12 कक्ष, एक तरीके से अन्नागार के अवशेष। और दूसरा अगर हम बात करें तो कब्रिस्तान में है ना समाधि के अवशेष, R37 नाम उसको दिया गया है। तीसरा जो अवशेष हड़प्पा से मिला है, कर्मचारियों के आवास। कर्मचारी जानते हो, सर्विसमैन जो लोग होते हैं, कर्मचारी किसी भी संस्था में काम करते हैं, तो उनके आवास हो सकता है कि वहां पर कोई इस तरीके की कोई संस्था होगी जिसमें कर्मचारी काम करते होंगे और उनके लिए आसपास घर बनाए गए होंगे। जैसे आजकल हम रेलवे में देखते हैं क्वार्टर्स कर्मचारियों के लिए सरकार बना के देती है। टीचर्स में भी सरकार एक तरीके से जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें स्कूल के आसपास है ना, तो वो उनके लिए क्वार्टर्स बना के सरकार देती है। तो इसी प्रकार के कुछ अवशेष कहाँ से मिले, हड़प्पा से मिले, यानी कर्मचारियों के क्या मिले हैं, आवास मिले हैं, जहां पर कर्मचारी रहते, कर्मचारियों की कॉलोनी, ठीक है, एक तरीके से। तो कर्मचारियों के आवास। एक मिला है अभिलेख युक्त मोहरे। अगर देखा जाए मोहरे तो ज्यादातर सभी स्थानों से लगभग मिली है मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो भी है, मगर सर्वाधिक अभिलेख जिन पर कुछ लिखा हुआ है, जिन पर कुछ लिखा हुआ है उनको कहते हैं अभिलेख। क्या कहते हैं, अभिलेख।
तो अभिलेख युक्त जो मोहरें हैं वो सर्वाधिक कहां पर मिली है? आपके हड़प्पा में मिली है, याद रख लेना। ठीक है, याद रखना, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहां पर मिली है? हड़प्पा में मिली। ओके भाई, ठीक है। और क्या है देखो, हड़प्पा में 2 कमरों वाले बेरक भी मिले हैं। बेरक मतलब जो ऐसे बेरक जहाँ पर कोई हम किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं एक तरीके से, तो जहां पर बैठ करके व्यक्ति किसी चीज का क्या करता है? इंतजार करता है। 2 बैरक मिले, 2 कमरों वाले। तो शायद लगता है कि यहाँ पर एक तरीके से ऐसा प्रमाण है कि शायद मजदूरों के रहने के लिए होंगे वो, इस तरीके का बताया गया है। तो 2 बैरकों वाले कमरे के अवशेष। एक देखिए क्या मिला, बर्तन पर बना हुआ मछुआरे का चित्र। एक बर्तन मिला है जिस पर किसका चित्र बना हुआ है? मछुआरे का चित्र। तो इससे क्या प्रमाणित होता है कि उसमें हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे मछली पकड़ने का भी काम करते थे। हो सकता है कि वो खाने के लिए इस्तेमाल करते हो, या पर यह भी हो सकता है कि दोनों के लिए, खाने के लिए भी और व्यवसाय के रूप में भी मछली पालन किया जाता हो। इस तरीके के प्रमाण इससे हम साबित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो बर्तन पर क्या बना है? मछुआरे का चित्र। तो कहीं न कहीं मछुआरे होते होंगे, तभी तो बर्तन पर मछुआरे का चित्र देखने को मिला है। शंख का बना हुआ बैल, तो याद रख लेना, शंख जानते हो आप, जो एक तरीके से मंदिरों में बजाने का काम आता है ना, वो एक तरह से समुद्री जीव होता है एक। तो वो शंख से बना हुआ क्या है? बैल मिला है। तो शंख से बना हुआ बैल एक तरीके से हड़प्पा सभ्यता से। तो याद रखना, हड़प्पा सभ्यता के लोग बैल को भी, बैल के बारे में जानकारी रखते हैं, है ना। तो तब इससे यही तो अंदाजा लगा सकते हैं हम, क्योंकि भाई देखो शंख का बैल मिला है, तो उन्होंने वो आकृति अगर बनाई है तो किसी चीज को देख के बनाई होगी। ठीक है, हो सकता है बैल उस समय खेतों को जोतने के लिए किसी न किसी काम में हड़प्पा सभ्यता के लोग लेते होंगे। एक देखिए, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। अब ऐसे दिखाया गया, स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है, इसका मतलब उसे एक तरीके से उर्वरता की देवी माना गया है। स्त्री के गर्भ से पौधा मतलब एक तरीके से इस तरीके की मूर्ति बनाई है, और जिसमें स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है, यानी कि लोग बाग उस समय उपासना करते थे, पूजा अर्चना करते थे कि जमीन उपजाऊ बनी रहे। तो एक तरीके से इसको क्या रूप दिया गया है? उर्वरता की देवी माना गया है। ठीक है, ये याद रखना। तो उर्वरता की देवी, स्त्री की गर्भ से निकलता हुआ पौधा। एक पीतल का बना इक्का मिला है। पीतल का क्या मिला है? इक्का मिला है। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे भी मिले हैं, वृत्त आकृति में। वृत्ताकार क्या मिले? ईंटों के चबूतरे। इधर देखो, गेहूं और जौ के दानों के अवशेष भी मिले। गेहूं और जौ के दानों के अवशेष किसमें मिले? हड़प्पा स्थल से मिले। तो अब इनको समराइज करते, एक बार देखते हैं क्या क्या मिला है। अपन समराइज करें तो देखिए, एक तो क्या मिले? कमरे, अन्नागार का अवशेष। किसके मिले हैं? अन्नागार के अवशेष मिले, और वो भी कितने? 6 + 6 मतलब 12। 6 की पंक्ति में कितने मिले? 12 मिले। ठीक है, दूसरा आपको क्या मिला है? समाधि मिली है। क्या मिली है? समाधि, यानी कब्रिस्तान के साक्ष्य, और समाधि भी किस नाम से? R37। ठीक है, याद रख लें। दूसरा क्या मिली है? समाधि मिली है। और तीसरे अगर हम बात करें तो कर्मचारियों के आवास गृह, कर्मचारियों के आवास गृह। ठीक है, ये तीसरे अगर हम बात करें तो कर्मचारियों के आवास गृह। चौथी अगर हम बात करें मित्रों तो अभिलेख युक्त मोहरें। अभिलेख युक्त, अभिलेख का मतलब जिन मोहरों पर कुछ लिखा हुआ है, तो अभिलेख युक्त मोहरें क्या मिली है मित्रों? अभिलेख युक्त मोहरें। और सर्वाधिक अगर मोहरें देखने को मिलती है अभिलेख युक्त, तो किसमें मिलती है? हड़प्पा में, हड़प्पा स्थल से देखने को मिली है। कुछ 2 बैरक मिले हैं, 2 बैरकों के अवशेष है। बैरक, तो एक तरीके से बैरक किसके लिए होंगे? एक तरीके से मजदूरों के लिए होंगे। तो 2 बैरक मिले हैं। एक आपके देखो मित्रों क्या मिला है? शंख का बना बैल मिला है। क्या मिला है? शंख से बना हुआ बैल। किससे बना हुआ? बैल। और एक मछुआरे के चित्र, मतलब एक बर्तन मिला है, और बर्तन पर किसका चित्र बना है मित्रों? मछुआरे का चित्र बना है। किसका चित्र बना है? मछुआरे का चित्र बना है। ठीक है, और एक जो सबसे बढ़िया बात क्या है वो है स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। ठीक है, तो उसे स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा निकल रहा है स्त्री के गर्भ से, तो उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि शायद वो क्या रही होगी? उर्वरता की देवी। उर्वरता की देवी के रूप में, उर्वरता की देवी के रूप में उसकी पूजा की जाती थी। तो इस तरीके के प्रमाण यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। और एक देखिए पीतल का बना इक्का भी मिला है ना, वृत्ताकार चबूतरे ईंटों के। एक आपके जौ और क्या नाम है? गेहूं, इनके दाने के अवशेष भी यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो एक बार पुनः मैं आपको रिवीजन करा दूं, देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता खोज दयाराम सानी। ठीक है मित्रों,
मोंटगोमरी जिला पंजाब प्रांत के पाकिस्तान में स्थित है। 6-6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का अवशेष प्राप्त हुआ है। कब्रिस्तान के अवशेषों में समाधि R37 मिला है। कर्मचारियों के आवास भी देखने को मिले हैं। अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक देखने को मिलती है हड़प्पा से। हड़प्पा में 2 कमरों वाले बैरक भी है जो शायद मजदूरों के लिए बनाए गए होंगे। ठीक है, बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र, एक बर्तन ऐसा मिला जिसमें मछुआरे का चित्र नहीं हो सकता, एक मछली पालन करते हो। और दूसरा शंख का वेल भी मिला है, स्त्री के गल से निकलता हुआ पौधा। ठीक है, इस तरीके की एक प्रतिमा मिली है जिसे उर्वरता की देवी के रूप में पूजा जाता होगा। पीतल का बना इक्का भी मिला है, ईंटों का वृत्ताकार चबूतरा, गेहूं जौ के दानों के अवशेष। ओके मित्रों, ठीक है, याद हुआ या नहीं हुआ? हो जाएगा। एक बार देखिए, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और अपने मित्रों में शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि आपके कोई भाई बहन नाते रिश्तेदार है ना, मित्र, उनको भी शायद इसका कुछ न कुछ फायदा तो मिलेगा ही। ठीक है, और केवल फोकट की क्लास है, लिखा है RS सेकंड ग्रेड रीट लेवल 2 परीक्षा हेतु उपयोगी। ठीक है, सभी के लिए उपयोगी है, इसलिए देखना जरूरी है। इससे पहले मित्रों 2 वीडियो में डाल चुका हूं, उनको भी आप देख सकते हैं। और पीपीटी आपको फोकट में मिल जाएगी, चिंता मत करो। ठीक है, मेरा काम यही है, ये पीपीटी एज इट इज में आपको जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर सेंड कर दूंगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मित्रों को शेयर करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक पर आपको क्या करना है, प्रेस करना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है मित्रों। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो में हमेशा यानी कि रीट का लगभग सिलेबस कराने वाला हूं। तो जो बालक कोचिंग नहीं जा सकते, कोचिंग जाकर अध्ययन नहीं कर सकते, तो यहाँ से फ्री में जो भी क्लास है उनको अच्छी लगे वो ले सकते हैं। चलिए दूसरे उस पर चलते हैं मित्रों। दूसरा स्थल देखिए, दूसरा स्थल आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? बताओ, देखो, है ना, किसमें बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में देना है आंसर। ठीक है, क्यों कहते हैं? अब देखिए, दूसरा है मोहनजोदड़ो। अब इसको वैसे मैंने पहले बता चुका हूं, मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है ना मित्रों, शाब्दिक अर्थ है ना, शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला या फिर मुर्दों का टीला। क्या बोलते हैं? मुर्दों का टीला। ठीक है, याद रखना। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या हुआ? मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। ठीक, मोहनजोदड़ो की खोज की बात करें तो रखालदास बनर्जी, याद रख लेना। क्या याद रखना है? मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी। तो हड़प्पा की खोज 1921 में कौन है? दयाराम साहनी ने। याद रखना, मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी 1922। 1921 में किसकी खोज की बात कर रहे हैं? 1921 में किसकी खोज की बात करें? हड़प्पा की। तो हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई मित्रों? हड़प्पा की खोज की गई थी मित्रों आपके दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? दयाराम साहनी के द्वारा। मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी 1922। अब देखो, ये भी पाकिस्तान में स्थित है, ये भी स्थल लरकाना जिला सिंध पाकिस्तान। याद रख लेना, लरकाना जिला सिंध पाकिस्तान। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहां पर है? लरकाना जिला है और सिंध पाकिस्तान इसकी लोकेशन है। देखिए, यहां से कौन कौन से अवशेष मिले हैं। तो देखिए, एक तरीके से देखा जाए तो विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो का देखा जाए तो सबसे बड़ी इमारत है। विशाल अन्नागार है, बहुत बड़ा एक अन्न का भंडार मिला है, जो अगर देखे तो अपने मोहनजोदड़ो जो है स्थल, उसका सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। आपसे अगर पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है तो वो है मित्रों विशाल अन्नागार। ठीक है, जो कि देखो, चौड़ाई की बात करें, लंबाई की, तो 45.71 मीटर तो लंबा है और 15.23 मीटर चौड़ा है। याद रख लेना। ठीक है, लगभग 45 मीटर लंबा, लगभग 15 मीटर चौड़ा। याद रखना, लगभग 45 मीटर लंबा और लगभग 45 मीटर तो लंबा हो गया और 15 मीटर चौड़ा हो गया। वैसे इनकी नाप तो कोई पूछता नहीं है इतना ज्यादा। अब देखो, अवशेष क्या क्या है। महाविद्यालय, महाविद्यालय जानते हो, कॉलेज जिसकी बात करें, उसके अवशेष तो यानी कि पढ़े लिखे लोग थे। ठीक है,
कैसे लोग थे? पढ़े लिखे लोग थे, और एक उच्च शिक्षा वहां पर मिलती थी, तभी तो महाविद्यालय के अवशेष मिले, ठीक है ना, याद रख लेना। तो महाविद्यालय भवन मिला है। कांसे की नाचती हुई नारी की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? नारी की मूर्ति है, नृत्य करते हुए, नृत्यरत नारी की मूर्ति, याद रखना भाई। कांसे की नृत्य नाचती हुई मूर्ति के अवशेष, है ना, नारी के अवशेष। एक पुजारी, पुजारी की मूर्ति भी मिली है। कई जगह देखा योगी की मूर्ति, ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं पुजारी या योगी की मूर्ति मिली है। इधर देखो मुद्रा पर अंकित पाशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिली है, पाशुपतिनाथ शिव की प्रतिमा, ठीक है। तो एक तरीके से लोग धार्मिक भी थे, क्या थे? धार्मिक भी थे, है ना, क्योंकि मुद्रा पर ही किसका अंकन है? पशुपतिनाथ, भगवान शिव का अंकन है, ठीक है। किसका अंकन है? भगवान शिव का। किस पर? मुद्रा पर। तो कहीं न कहीं यहाँ के लोग धार्मिक भी थे, तभी तो आप देख लीजिए कि मुद्रा पर, पैसे पर, एक तरीके से देखा जाए, अपने तो पैसे पर देखो किसका अंकन है? गांधी जी का, है ना, मगर यहाँ पर किसका अंकन है? पैसे पर देखो, मुद्रा पर भगवान शिव का। तो थोड़ा अंदाजा लगा ही सकते हैं वैसे कि धार्मिक लोग थे, ठीक है। तो मुद्रा पर किसका? शिव का, पाशुपतिनाथ का अंकन। तो देखो महाविद्यालय भवन मिल गया अपने लिए, ठीक है। कांसे की नाचती हुई नारी की मूर्ति, ठीक, और पुजारी यानी योगी की मूर्ति। तो पुजारी की मिली है, तो भाई पुजारी किसी किसी की पूजा तो करता होगा, तो शिव की भी मिली है, पाशुपतिनाथ की भी मिली है, ठीक है। हाँ, हाथी का कपाल खंड मिला है भाई, है ना। तो कहीं ना कहीं हाथी से भी परिचित थे, याद रख लेना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हाथी से परिचित थे। बैल आपने देख लिया हड़प्पा में, बैल, शंख का बैल कहाँ से मिला है? बताओ, देखो बताओ फटाफट। शंख का बैल मिला है मित्रों, किससे? हड़प्पा से, पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। तो कांसे की नृत्यरत मूर्ति या पुजारी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति। देखो यहाँ हाथी का कपाल खंड मिला है, तो कहीं न कहीं हाथी भी उनके एक तरीके से पालतू जानवर था। गले हुए तांबे के ढेर, यानी कि उस समय अगर देखा जाए तो तांबा सर्वाधिक रूप में काम में लिया जाता था, और सबसे पहले काम में ली गई धातु है तो वो है तांबा। क्या है मित्रों? तांबा, ठीक है। तो तांबे, गले हुए तांबे के ढेर मिले। सीपी की बनी हुई पटरी, सीपी जानते हो? सीपी एक तरीके से वो समुद्री, एक तरीके समुद्र में मिलने वाले, नदियों में मिलने वाले एक तरीके से जीव टाइप का होता है। तो वो सीपी की क्या मिली है? पटरी मिली है। स्केल मिला है, स्केल जानते हो? स्केल लाइन खींचने के काम आता है, पता है ना आपको, ठीक है। आजकल मैथ के बच्चे बहुत सारे काम में लेते हैं, ठीक है। सीपी की बनी हुई पटरी, पटरी का मतलब है स्केल। रेल की पटरी नहीं है, ध्यान रख लेना, रेल की पटरी नहीं है, स्केल से, मतलब किससे है? स्केल से, ठीक है। घोड़े के दांत, याद रखना भाई, घोड़े के दांत कहां से मिले? कहां से मिले? मोहनजोदड़ो। और घोड़े के अस्थि पंजर, अस्थि पंजर, अस्थियां कहां से मिली है? अस्थि पंजर मिले, आपको आगे बात करेंगे। अस्थि पंजर मिले सुरकोटड़ा से। किससे मिले? सुरकोटड़ा से। किससे मिले? सुरकोटड़ा से। मिट्टी का खिलौना अगर देखें तो मिट्टी का खिलौना मिला आपके लोथल से। कहां से मिला? लोथल से। तो ये भी आप पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो देखो सीपी की बनी हुई पटरी, घोड़े के दांत, गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले। किस पर मिले हैं? गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले, ठीक है। और हर घर से कुएं के साक्ष्य प्राप्त, मतलब ऐसा जीवन था, ऐसा सामाजिक जीवन था, हर घर में क्या मिला है? कुआं मिला है। यानी कि प्रत्येक घर में पहले क्या था? कुआं था। तो हर घर में कुएं के साक्ष्य मिले। चलो अब एक बार फिर समराइज करते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा अन्नागार मिला है ना, विशाल अन्नागार, जो एक तरीके से मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत भी है, अन्नागार। एक आपको मिला है महाविद्यालय भवन। क्या मिला है मित्रों? महाविद्यालय भवन, याद रखना, याद रखना भाई, महाविद्यालय भवन, ठीक है। और एक नृत्य की, किसकी नृत्य की? कांसे की, कांसे की मूर्ति मिली है, नाचती हुई नारी की मूर्ति मिली है, नृत्य की के अवशेष, ठीक है। एक आपके पुजारी या योगी की प्रतिमा, ठीक है, योगी की मूर्ति, जो पूजा करने वाला पुजारी होता है ना मंदिर में, उसकी मूर्ति। तो पुजारी है तो पुजारी पूजा भी तो किसी की करेगा, तो भाई पाशुपतिनाथ, पाशुपतिनाथ यानी कि शिव। ये मुद्राओं पे अंकन मिला है पाशुपतिनाथ का, ठीक है। एक आपके अगर देखें तो किसके? हाथी का कपाल खंड मिला है। क्या मिला है मित्रों? हाथी का कपाल खंड।
क्या मिला है? हाथी का कपाल खंड। क्या मिला है? हाथी का कपाल खंड। और क्या मिला है भाई? तांबे के गले हुए ढेर, तांबे के ढेर मिले हैं, तांबे के ढेर, गले हुए तांबे के क्या मिले हैं? ढेर मिले हैं। एक आपके स्केल के प्रमाण मिलते हैं, और स्केल किसका है? सीपी का है। किसका बना है? सीपी का बना है स्केल। घोड़े के दांत भी आए हैं, तो घोड़ा हाथी दोनों जानते थे कौन? हड़प्पा के लोग। घोड़ा हाथी दोनों के बारे में जानते थे हड़प्पा, सॉरी वो मोहनजोदड़ो के लोग। ठीक है। गीली मिट्टी पे कपड़े के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। सूती कपड़े के भी साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से, ये भी याद रखना। ठीक है। गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। और हर घर में क्या मिला है मित्रों? कुआं मिला है। ओके, तो चलो देखो दोबारा फिरते हैं, रिवाइज करते हैं। मोहनजोदड़ो दूसरा खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। रखालदास बनर्जी जो है उन्होंने 1922 में खोज की, और इसकी जो लोकेशन है वो है लरकाना जिला सिंध पाकिस्तान। ठीक है मित्रों। और देखिए अब अवशेषों की बात देखो, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इमारत मोहनजोदड़ो का विशाल भंडार। जो सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो की 45 लगभग मीटर लंबा है, 15.23 मीटर मतलब चौड़ा है। महाविद्यालय भवन का अवशेष, कांसे की नृत्य नारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति और मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति। हाथी का कपाल खंड भी मिला है मित्रों। गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, घोड़े के दांत, गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य, और हर घर से कुएं के साक्ष्य। तो ये हमने देखा दूसरा महत्वपूर्ण स्थल कौन सा था? आपके मोहनजोदड़ो। चलिए अब देखिए अपना दूसरा महत्वपूर्ण स्थल जिसकी बात करते हैं वो है आपके चनूदड़ो। चनूदड़ो याद रखना, चनूदड़ो क्या याद रखना? चनूदड़ो याद रखना। क्या याद रखना है? चनूदड़ो। चनूदड़ो की खोज की बात करें तो ये एमजी मजूमदार है। इसने खोजा है चनूदड़ो स्थल को। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है, और इसकी भी लोकेशन सिंध पाकिस्तान में है। इसकी खोज 1931 में की गई, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई, वो भी सिंध पाकिस्तान में है, और चनूदड़ो भी सिंध पाकिस्तान में। इसकी खोज 1931 में 31 में की गई थी। इसकी खोज करने वाले एमजी मजूमदार हैं, और उसकी खोज करने वाले लखारदास बनर्जी है। ठीक है। चलिए बात करते हैं चनूदड़ो से क्या क्या अवशेष मिले हैं। चनूदड़ो से देखो अलंकृत हाथी मिला है, तो यहाँ के लोग भी कहीं ना कहीं वही साम्यता नहीं समानता है। मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो में हाथी के कपाल खंड मिला है, तो यहाँ से अलंकृत हाथी यानी कि एक हाथी मिला है जिस पर एक तरीके से अलंकार किया गया, उसको सजाया गया है ना, तो उसका अलंकृत हाथी का खिलौना मिला है। क्या मिला है? खिलौना। खिलौनों के अवशेष भी मिले हैं। कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह। ठीक है। तो उस जमाने में अगर देखें तो इससे यह भी साबित होता है कि बिल्ली भी एक तरीके से, कुत्ता एक पालतू जानवर रहा होगा, इसलिए तो वो देखो कुत्ते के पीछे, कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते पद चिन्ह, यानी कि कुत्ता किसका पीछा कर रहा है? बिल्ली का कर रहा है। तो हो सकता है कई घरों में क्या रहे होंगे? कुत्ते रहे होंगे, और कहीं बिल्ली आ गई होगी तो उसका कुत्ता क्या कर रहा होगा? पीछा कर रहा होगा, तो उसके पद चिन्ह देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो कुत्ता किसका पीछा कर रहा है? बिल्ली का पीछा कर रहा है। तो कुत्ता का बिल्ली के पीछे करते हुए पद चिन्ह जो मिले हैं वो कहां से मिले हैं मित्रों? आपके चनूदड़ो से। सौंदर्य प्रसाधनों में, अब सौंदर्य प्रसाधन तो नारियां क्या करती है? श्रृंगार करती हैं। आपको पता है महिलाओं को श्रृंगार के बहुत सारे क्या होते हैं? संसाधन होते हैं। तो उनमें जो प्रमाण मिला है लिपस्टिक का प्रमाण मिला है। याद रखना, ये भी महत्वपूर्ण चीजें हैं महिलाओं के लिए। लिपस्टिक के प्रमाण कहां से मिलते हैं? चनूदड़ो से मिलते हैं। तो इसका मतलब लगता है कि महिलाएं चनूदड़ो की बहुत ज्यादा डेवलप रही होंगी, विकसित रही होंगी, क्योंकि ग्रामीण परिवेश की जो महिलाएं हैं उनको बेचारी को खेतों से काम नहीं, खेतों के काम से ही नहीं सरता है, तो कहाँ उनको सौंदर्य प्रसाधनों की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर सिटियों में ही अगर देखा जाए तो ज्यादातर महिलाएं सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करती है। तो उस हिसाब से देखें तो शायद नगरीय सभ्यता के कुछ प्रमाण देखने को हमें लगते हैं। तो सौंदर्य प्रसाधनों में लिपस्टिक के प्रमाण, ठीक है, याद रखना। तो किस किस की चीज मिल, देखो एक तो अलंकृत हाथी मिल गया, यहाँ से खिलौने के अवशेष मिल गए, कुत्ता भाग रहा है बिल्ली के पीछे उसके पद चिन्ह मिल गए, सौंदर्य प्रसाधन में प्रयुक्त कौन सी? लिपस्टिक के प्रमाण मिल गए। एक चीज याद रखना, आप देखो चनूदड़ो एकमात्र पुरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटा मिली है। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है उनमें से केवल एकमात्र स्थल चनूदड़ो जिससे कैसी ईंटें मिली है? वक्र के आकार के लिए वक्राकार ईंटें मिली है। ठीक है, कैसी ईंटें मिली है मित्रों? वक्राकार ईंटें मिली है।
चंद्रों में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है और किसी भी दुर्ग का अस्तित्व यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। दुर्ग का मतलब ये ऐसा था कि निचले नगर, ऊपर नगर, जो पश्चिमी नगर थे उनको कहा जाता था मित्रों, क्या जो थोड़े ऊंचाई पर होते थे उनको दुर्ग कहते थे। तो यहाँ पर जो दुर्ग के अवशेष है, अस्तित्व है, वो बिल्कुल नहीं मिला है चंद्रों से। चंद्रों में किसी भी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिलता, ये याद रखना। और यहाँ से झुकर या झाकर संस्कृति, कौन सी संस्कृति, झुकर या झाकर संस्कृति के क्या मिले, अवशेष मिले। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है, याद रख लेना। झुकर झाकर संस्कृति के अवशेष कहाँ से देखने को मिलते हैं, अपने चंद्रों में देखने को मिलते हैं। तो झुकर और झाकर संस्कृति का प्रभाव था। तो झुकर झाकर संस्कृति के अवशेष जो मिलते हैं वो किससे मिलते हैं, चंद्रों से। खोज देखो एम जी मजूमदार, सिंध पाकिस्तान है, और 1931 में खोज की गई है मित्रों, याद रख लेना। अवशेषों में अलंकृत हाथी, खिलौने के अवशेष, कुत्ता भाग रहा है बिल्ली के पीछे, उसके पद चिन्ह, सौंदर्य प्रसादों में लिपस्टिक के प्रमाण। चंद्रों एकमात्र स्थल है जहाँ पर क्या मिले भाई, वक्राकार ईंटें मिली हैं। चंद्रों में किसी प्रकार के दुर्ग का अस्तित्व भी नहीं मिलता और ये झुकर झाकर संस्कृति के अवशेष भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, याद रख लेना भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भाई। अपने अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है आपके सामने वो है लोथल। इंपोर्टेंट है मित्रों, इसको भी याद रखना है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। क्या है देखो, लोथल है, क्या है, लोथल। और लोथल देखिए गुजरात में एज ए लोकेशन गुजरात है। और लोथल एक तरीके से उस समय देखा जाए तो ऐसा बताते हैं, ऐसे प्रमाण मिले हैं पुरातत्ववेताओं को कि एक बंदरगाह के रूप में इस्तेमाल होता था, ठीक है। तो कुछ प्रमाणों से हम देखते हैं। देखो इसकी खोज जो है SR राव ने की है, अहमदाबाद 1955 से 63, ठीक है। SR राव किसने की है इसकी खोज, SR राव ने। किसने की है, SR राव। अब तो मुझे बताओ देखो हड़प्पा की खोज किसने की है, हड़प्पा की खोज किसने की है बताओ। देखो हड़प्पा की खोज किसने की है मित्रों, हड़प्पा की खोज की है दयाराम साहनी ने। किसने की है, दयाराम साहनी ने। कब की है, 1921। कब की है, 1921। और फिर अब अगर बात करें मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है बताओ। देखो मोहनजोदड़ो की खोज की है मित्रों आपकी किसने, रखालदास बनर्जी ने। किसने की है मित्रों, रखालदास बनर्जी ने, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण स्थल हमने पढ़ा था चनुंद्रो, चनुंद्रो की खोज की है मित्रों MG मजूमदार ने। किसने की है, MG मजूमदार ने। कब की है, 1931। और अब लोथल की बात करते हैं तो इसकी खोज की है SR राव ने। किसने की है मित्रों, SR राव ने। किसने की है, SR राव ने। किसने की है, SR राव ने। किसकी खोज, लोथल की खोज। किसकी खोज, लोथल की खोज। याद रख लेना, लोथल की खोज SR राव अहमदाबाद में है। 1955 से 63 तक के मध्य इसके उत्खनन कार्य किया गया। तो यहाँ से तो जो प्रमाण मिलते हैं, जहाजों की गोदी, डॉक यार्ड, मतलब क्या बोलते हैं, जहाजों की गोदी से मतलब ये है, जैसे यार्ड का मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीजें एक जगह इकट्ठी हो, एक जगह रुके, वहां से सामान उतरता हो और चढ़ता हो, ठीक है। तो जैसे जहाज थे, बहुत सारे जहाजों के प्रमाण मिले हैं। ऐसे ऐसा प्रमाणित होता है कि वहां पर जहाजों में माल उतारा जाता होगा और चढ़ाया जाता होगा। तो एक तरीके से लोथल को उस समय का बंदरगाह के रूप में हम देख सकते हैं, ठीक है। किसके रूप में देख सकते हैं, बंदरगाह के रूप में। तो जहाजों की गोदी यानी कि डॉक यार्ड मिले, ओके देखिए, ठीक है। चालाक लोमड़ी का अंकन भी प्राप्त हुआ है, जिसको एक तरीके से हम वो किससे प्रेरित मानते हैं, पंचतंत्र से। किससे, पंचतंत्र से। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। चालाक लोमड़ी का अंकन के अवशेष किस सिंधु घाटी स्थल से मिलते हैं, तो लोथल से। चालाक लोमड़ी जिसका संबंध किससे, पंचतंत्र से प्रेरित है, तो ये किससे मिलते हैं भाई, लोथल से। तो जहाजों की गोदी यानी कि डॉकयार्ड के अवशेष, चालाक लोमड़ी का अंकन, और धान चावल के अवशेष और बाजरे के, चावल और बाजरे के। देखो धानों में यानी कि खाद्य पदार्थों में चावल, जिसको अपन धान भी कहते हैं, है ना, और किसके, बाजरे के, ठीक है। तो अब हड़प्पा में बताओ, मैंने हड़प्पा में बताया था, हड़प्पा में कौन कौन से, हड़प्पा में मिले थे बेटा, देखो किसके, गेहूं और एक आपके जौ। गेहूं और जौ कहां पर मिले थे, हड़प्पा में। हड़प्पा स्थल से गेहूं और जौ के अवशेष मिले, जबकि देखो लोथल से आपको चावल और बाजरे के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। याद रख लेना, चावल और बाजरे के साक्ष्य इसे देखने को मिलते हैं अपने, हाँ, लोथल में देखने को मिलते हैं, ओके, याद रखना। एक देखो फारस की मोहर, फारस एक जगह है भाई, देखिए क्या है, फारस एक जगह है। तो इसका मतलब फारस की अगर मोहर मिल रही है तो, है ना, फारस देश था, उससे हमारे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जैसे ईरान इराक की बात करें, तो वहां से कहीं हो सकता है कि इस सभ्यता के कहीं ना कहीं व्यापारिक संबंध रहे होंगे, तो फारस की मोहर भी मिली है।
घोड़े की लघु मृण मूर्ति यानी कि घोड़े का खिलौना, याद रखना, घोड़े का मिट्टी का खिलौना, किसका खिलौना, मिट्टी का खिलौना मिला है, किसका मिला है, मिट्टी का खिलौना मिला है मित्रों। मृण मूर्ति का मतलब है मिट्टी का खिलौना है, घोड़े की लघु मृण मूर्ति मिली है। 3 युगल समाधि यानी एक साथ 3 समाधियां मिली, कितनी समाधियां, 3 समाधि। अग्निवेदी के साक्ष्य, अग्निवेदी जानते हैं जो यज्ञ हवन करते हैं, उनकी कुंड जो होते हैं उनको बोलते हैं अग्निवेदी। अग्निवेदी के साक्ष्य प्राप्त हुए, हड़प्पा कालीन बंदरगाह के साक्ष्य, ठीक है। तो एक तरीके से लोथल हड़प्पा कालीन एक बंदरगाह हुआ करता था, उसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो अब देखो हम बात करते हैं, करें देखो बात थोड़ा सा क्या क्या मिला है अपन को, देखो करते हैं बात थोड़ी सी क्या क्या मिला है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए ये कर रहा हूं। बात कर रहे हैं बेटा लोथल की, किसकी बात कर रहे हैं, लोथल की। लोथल की खोज किसने की है, एस आर राव ने, किसने की है, एस आर राव ने, किसने की है, एस आर राव ने। और कब की है भाई, 1955 के आसपास उत्खनन कार्य किया है, 1955 से 63 के मध्य उत्खनन कार्य हुआ है, ठीक है। लोथल की खोज, अब यहाँ से क्या क्या प्रमाण मिलते हैं, यहाँ से मिलते हैं डॉक यार्ड, डॉक यार्ड यानी कि जहाज गोदी, ठीक है, डॉक यार्ड के प्रमाण मिलते हैं। चालाक लोमड़ी का अंकन मिलता है, चालाक लोमड़ी का क्या मिलता है, अंकन मिलता है। चालाक लोमड़ी का क्या मिलता है, अंकन मिलता है। धान यानी कि चावल, यानी कि चावल और किसके मित्रों, इसके बाजरे के साक्ष्य मिलते हैं, बाजरे के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, धान और बाजरे के साक्ष्य मिलते हैं। फारस की मोहरें भी देखने को मिली है, कौन सी मोहर है, फारस की मोहर के साक्ष्य भी मिले हैं, फारस की मोहर। और घोड़े का खिलौना, घोड़े की मृण मूर्ति, घोड़े का मिट्टी का खिलौना, क्या मिला है, घोड़े का मिट्टी का खिलौना, क्या मिला है मित्रों, घोड़े का मिट्टी का खिलौना मिला है, याद रख लेना, फारस की मोहर, घोड़े का मिट्टी का खिलौना, ठीक है। और 3 युगल समाधि, 3 क्या मिली है, युगल, एक साथ 3 समाधि, 3 समाधि एक साथ, 3 युगल यानी जोड़े में, ठीक है, 3 समाधि, 3 युगल समाधि। अग्निवेदी, यज्ञ अग्निकुंड यानी कि यज्ञ कुंड की बात करें, अग्निवेदी, अग्निवेदी के भी क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अग्निवेदी के भी क्या मिले हैं मित्रों, साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और बंदरगाह के साक्ष्य आपको मैं बता ही चुका हूं। चलिए ठीक है, ये हो गया। चलो मुझे बता दो अभी, बताओ भाई हड़प्पा, हड़प्पा खोज बताओ किसने की है, दयाराम साहनी ने, किसने की है मित्रों, दयाराम साहनी ने, किसने की है, दयाराम साहनी ने, 1921। तो भाई मोहनजोदड़ो बता दो, मोहनजोदड़ो बता दो, मोहनजोदड़ो बता दो, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है, तो रखालदास बनर्जी ने, किसने की है, रखालदास बनर्जी ने, किसने की है मित्रों, रखालदास बनर्जी ने। तो भाई मुझे चनोदड़ो बता दो, चनोदड़ो, चनोदड़ो बता दो। तो एम जी मजूमदार किसने की है, एम जी मजूमदार ने, एम जी मजूमदार ने, किसने की है, एम जी मजूमदार। ओके ओके ओके, चलिए अब चलते हैं भाई, जो आप सब जानते हो आपने, कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियां, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियां, काली बंगा, बंगा मतलब चूड़ी, काले रंग की चूड़ी, शाब्दिक अर्थ। खोज देखो, एक घोष ने यानी अमलानंद घोष ने, और ये वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में, उस जमाने की अगर बात करें तो उस हिसाब से अगर देखें, सरस्वती नदी का आपने नाम सुना होगा, प्राचीन सरस्वती नदी आज वहां पर उस स्थान पर घग्गर नदी बहती है मित्रों, तो उसके किनारे विकसित हुई, है ना, एक तरीके से हड़प्पा से जुड़ा हुआ स्थल है कालीबंगा, ठीक है। तो कालीबंगा सभ्यता सिंधु सरस्वती, है ना, जो नदी है उसके साथ, इसलिए सभ्यता को हम एक तरीके से सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी मित्रों जानते हैं। तो कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष, 1953, हनुमानगढ़ राजस्थान, याद रख लेना। सैंधव साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहते हैं, तो 2 कौन सी हो गई, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सैंधव साम्राज्य की 2 राजधानी कौन सी हो गई, एक तो होती है, एक बोला जाता है हड़प्पा को, एक बोला जाता है मित्रों मोहनजोदड़ो को, एक किसको बोलते हैं अपने, मोहनजोदड़ो को, ठीक है। एक किसको बोलते हैं, मोहनजोदड़ो को, किसको बोलते हैं भाई, मोहनजोदड़ो को बोलते हैं। और एक किसको बोलते हैं, तीसरी जो राजधानी किसे बोला जाता है, हड़प्पा साम्राज्य की या सैंधव साम्राज्य की, सैंधव सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी मानते हैं किसको, कालीबंगा को, याद रख लेना। यहाँ पर देखो प्राक हड़प्पा यानी कि हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले, ठीक है। हड़प्पा पूर्व यानी प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष कहाँ को देखने को मिलते हैं, अपने कालीबंगा में, ठीक है। किसमें देखने को मिलते हैं, अपने कालीबंगा में, किसमें देखने को मिलते हैं, कालीबंगा।
ठीक, तो याद रख लेना भैया। अब आगे देखो क्या क्या अवशेष हमें देखने को मिले। एक तो बेलनाकार मोहरें मिली है। कैसी मोहरें मिली है? बेलनाकार। तो लगभग लगभग मोहरें आपको सभी में देखने को मिली है। ठीक है, तो यहाँ से कैसी मोहरें मिली है जिसका आकार कैसा है? बेलन जैसा। तो बेलनाकार मोहरें मिली है। ठीक है, हल्के निशान यानी जुते हुए हल्के साक्ष्य या जुते हुए खेत के साक्ष्य। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। ईंटों से निर्मित चबूतरे भी मिले भाई, ईंटों से निर्मित चबूतरे मिले। ठीक है, ईंटों से निर्मित चबूतरे मिले। अब मुझे बताओ, एक चबूतरे का प्रमाण एक जगह और मिला था, अपन ने पढ़ा था, बताओ। देखो अभी जस्ट फर्स्ट में पढ़ा था अपन ने, हड़प्पा से भी मिला है। ठीक है, तो ईंटों से निर्मित चबूतरे, वहां गोलाकार चबूतरे, यहाँ लिखा है ईंटों से निर्मित चबूतरे। हवन कुंड या अग्नि कुंड, हवन कुंड या अग्नि कुंड। ठीक है, हवन करने के लिए आपने देखे होंगे जब यज्ञ हवन आदि होते हैं तो इस तरीके की एक गोल एक चौकोर टाइप में आकृति होती है, उसमें हम घी डालते हैं, उसी में लकड़ियां डालते हैं, हवन करते हैं, तो उसे बोलते हैं अग्नि कुंड या हवन कुंड। तो हवन कुंड अग्नि कुंड के साक्ष्य आपको कालीबंगा से और इससे पहले हमने देखा लोथल से भी मिले थे, है ना। अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। अलंकृत, आप जानते हो अलंकार क्या होता है? एक तरीके से सजावट की चीज है। अलंकृत करना मतलब सजाना, यानी कि अलंकृत यानी सजी सजाई ईंटों का मतलब बहुत ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि मॉडर्न थे यहाँ के लोग, है ना। अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियां मिली है। युगल यानी कि एक साथ, है ना, साथ साथ मतलब एक साथ दो दो व्यक्तियों को दफनाया गया, युगल समाधि और प्रतीकात्मक समाधियां मिली है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक तरीके से देखा जाए तो तीन तरीके की इस तरीके की प्रथाएं थी समाधान की। पूर्ण समाधिकरण भी था यहाँ पर, आंशिक समाधिकरण भी था और दाह संस्कार के प्रमाण, तीनों मिले। पूर्ण समाधिकरण का मतलब आदमी जब भी एक तरीके से डेथ होती है तो उसको पूरा ऐसे कैसे जोके तो उसके क्या करना, जमीन में दफना देना, वो पूर्ण समाधिकरण है। अब आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण में क्या होता है, उसको पूरी तरह से पूरे शरीर को नहीं दफना करके उसके जो अस्थि पंजर होते हैं मतलब हड्डी वड्डियां होती है उनको दफनाया जाता है ना, तो उसे कहते हैं आंशिक समाधिकरण। दाह संस्कार में हम क्या करते हैं, अग्नि को समर्पित करते हैं, है ना, आग को समर्पित करते हैं, यानी आग से उसका एक तरीके से दाह संस्कार किया जाता है। समझ गए आप? तो तीन तरीके का समाधिकरण मिला, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार के प्रमाण, ये याद रखना भाई। शल्य क्रिया, शल्य चिकित्सा जानते हो, चीर फाड़ करना, यानी कि ऑपरेशन के प्रमाण, ऑपरेशन देखने के प्रमाण, है ना, ऑपरेशन के प्रमाण, शल्य क्रिया और भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य। तो भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कैसे मिले? देखो वहां पर मिला है, भवनों में दरार मिली है। क्या मिली है? भवनों में दरार मिली है। तो भवनों में दरार का जो एक तरीके से साम्य जो मिलाया जाता है वो मिलाया जाता है कि भवनों में दरार हुई है तो क्यों हुई, हो सकता है कि वहां भूकंप आए होंगे, इसलिए भूकंप के साक्ष्य भी आपको देखने को मिलते हैं। इससे कालीबंगा से। और शल्य क्रिया यानी कि चीर फाड़ यानी कि एक ऑपरेशन की जो क्रिया होती है ना उसके आधार पर, ठीक है, वो भी एक तरीके से प्रमाण यहाँ देखने को मिलते हैं। तो देख लो दोबारा, देखो अमलानंद घोष ने 1953 में खोज की है कालीबंगा सभ्यता, काले रंग की चूड़ियां हम कहते हैं। और इसे देखो सैंधव साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा जाता है। इसमें पराक, हड़प्पा, हड़प्पा काली संस्कृतियों के अवशेष देखने को मिलते हैं। मोहरों में बेलनाकार मोहले देखने को मिलती है, हल्के निशाने जुते हुए खेतों के साक्ष्य, ईंटों से निर्मित चबूतरे देखने को मिले हैं, अग्नि कुंड या हवन कुंड के साक्ष्य भी हैं, अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियां देखने को मिली है, पूर्ण समाधिकरण मिलता है, आंशिक समाधिकरण मिलता है और दाह संस्कार, ये तीनों तरीके की विधियों का यहाँ पर एक तरीके से प्रयोग हुआ है। शल्य क्रिया के और भूकंप की प्राचीनतम साक्ष्य मिले। चलिए अब आगे चलते हैं मित्रों। वनवाली एक महत्वपूर्ण स्थल है। कौन सा? वनवाली। और वनवाली की खोज अगर देखा जाए तो किसने की है? R.S. बिष्ट ने। वनवाली की खोज की है R.S. बिष्ट ने। याद रख लेना, वनवाली की खोज, वनवाली एक स्थल है और ये हिसार हरियाणा में। कहां पर है आपके? हिसार हरियाणा में। खोज किसने की है? R.S. बिष्ट ने। किसने की है? R.S. बिष्ट ने। याद रख लो वही, वनवाली हिसार हरियाणा R.S. बिष्ट, वनवाली हिसार हरियाणा R.S. बिष्ट, वनवाली हिसार हरियाणा R.S. बिष्ट। अवशेष, अवशेषों में देखो हल्की आकृति, खिलौने के रूप में, यानी कि हल का खिलौना, हल जानते हो जो जोतने के काम आता है, उसका खिलौना कहां से मिला है? आपके वनवाली से। याद रखना, हल का खिलौना। और हल के साथ कालीबंगा से भी मिले, वर्माव जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं, मगर हल का खिलौना खिलौने के रूप में जो मिला है वो कहां से मिला है? आपके वनवाली से मिला है। अब देखो यहाँ फसलों में देखो, तिल, सरसों का ढेर, अच्छी किस्म के जौ। तो यहाँ पर देखो एक तो तिल, एक आपकी सरसों
और एक आपकी जौ। ये तीन तीन फसलें मिली है देखो आपको, ठीक है। बनवाली से तिल हैं, सरसों हैं, और आपके क्या है भाई, अच्छी किस्म के जौ हैं, ठीक। इधर देखो सड़कों के भी साक्ष्य, यानी कि एक तरीके से नगरीय सभ्यता हो सकती है। वैसे आजकल तो खैर ग्रामीणों में भी क्या है, ग्रामीण एरिया में भी सड़कें निकलती है, तो सड़कें यानी कि मूलभूत सुविधाएं थी लोगों को, नालियां भी निकली हुई थी देखो, मतलब विकसित थे, मतलब एक तरीके से नालियां। कुछ मन के मिले हैं, मन के जानते हो आप, ठीक है। मात्र देवी की लघु मूर्तियां हैं, लघु मृण मूर्तियां, जिनकी वो उपासना करते थे उसे कहते थे मात्र देवी, है ना। तो उसकी क्या मिली है, लघु मृण मूर्तियां मिली है, यानी कि मिट्टी की मूर्तियां मिली है। दोबारा देखो फटाफट देखिए, अवशेषों में हल की आकृति यानी खिलौने की आकृति का हल मिला है। तिल, फसलों में तिल, सरसों और अच्छी किस्म के जौ, कहां से, वनवाली से। सड़क के अवशेष, नालियों के अवशेष, मनके के अवशेष, माता देवी की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष। और देखो तांबे के वनाग्र, बाणाग्र जानते हो, तांबे के बाण, उनके अवशेष मिले, बाणाग्र मिले हैं, शिकार करने के लिए लिए जाते थे काम में। मनुष्यों एवं पशुओं की क्या मिली है, मूर्तियां मिली है, ठीक है। सेल खड़ी एवं पकाई मिट्टी की मोहरें मिली है। सेल खड़ी, ठीक है, जो खड़ी होती थी, और एक तरीके से मुलायम होती है सेल खड़ी, मगर कुछ मोहरें जो मिली है वो किसकी मिली है, पकाई हुई मिट्टी की मिली है, ठीक है। तो याद एक बार दोबारा देखो इसको थोड़ा सा। आर.एस. बिष्ट ने खोज की है मित्रों 1973 में, किसने, आर.एस. बिष्ट ने। वनवाली जो स्थान है वो एज ए लोकेशन कहाँ है, हिसार हरियाणा में, ठीक है। अवशेषों में देखो हल की आकृति, हल यानी जोतने का हल, उसका खिलौना। सब फसलों में तिल, सरसों और अच्छी किस्म का जौ। देखो सड़क जानते हो तुम, नालियां, मनके, माता देवी की लघु मृण मूर्तियां, ठीक है, माता देवी की लघु मृण मूर्तियां, कहां से, वनवाली से, ठीक है। और तांबे की वाणाग्र भी मिले यहाँ से। मनुष्यों और पशुओं की मूर्तियां मिली है, ठीक। सेल खड़ी और पकाई मिट्टी की मोहरें, ये याद रखना, सेल खड़ी और पकाई हुई मिट्टी की मोहरें कहां से मिली है, वनवाली से। तांबे के वनाग्र कहां से मिले, वनवाली से, है ना। सरसों, अच्छी किस्म के जौ, तिल, वो भी कहां से मिले, वनवाली से। हल्का खिलौना वनवाली से, माता देवी की लघु मृण मूर्तियां वनवाली से, मन के वनवाली से, नालियां, सड़कें, ठीक है, सब वनवाली से, ठीक। अब वनवाली के बाद जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है आपके धौलावीरा। धौलावीरा भाई देखो, इसकी खोज किसने की है, इसकी खोज भी आर.एस. बिष्ट ने की है। किसने की है, आर.एस. बिष्ट ने। देखो आर.एस. बिष्ट ने, देखो वनवाली की खोज भी आर.एस. बिष्ट 1937, और धौलावीरा की खोज भी आर.एस. बिष्ट 1991। ये याद रख लेना थोड़ा सा, दोनों में समानता है। कौन कौन सा, एक तो वनवाली और आपके धौलावीरा, कौन कौन से, वनवाली और धौलावीरा, दोनों की खोज किसने की है भाई, आर.एस. बिष्ट ने, आर.एस. बिष्ट ने, आर.एस. बिष्ट ने, ठीक है। वनवाली की खोज आपके, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम धौलावीरा की। कच्छ का रण, ये धौलावीरा जो जगह है इसकी लोकेशन कच्छ का रण गुजरात, याद रख लेना, कच्छ का रण गुजरात, धौलावीरा कच्छ का रण गुजरात, धौलावीरा कच्छ का रण गुजरात, ठीक है। धौलावीरा कच्छ का रण गुजरात। और खोज आर.एस. बिष्ट 1991, खोज आर.एस. बिष्ट 1991। देखिए धौलावीरा वर्तमान भारत में खोजे गए हड़प्पाकालीन 2 विशालतम नगरों में से एक है, ठीक है। दूसरा जो विशालतम नगर है वो हरियाणा में स्थित है राखीगढ़ी। तो याद रखना हड़प्पा सभ्यता में सबसे विशालतम जो नगर था, विशालतम जो नगर है उनमें से एक है धौलावीरा। कौन सा है, धौलावीरा। और दूसरा है आपके राखीगढ़ी। दूसरा कौन सा है, राखीगढ़ी। विशालतम नगरों में, विशालतम सिटियों की बात करें, महानगरों की बात करें तो धौलावीरा और राखीगढ़ी। धौलावीरा आपके कच्छ के रण गुजरात और राखीगढ़ी आपके हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी कहां पर स्थित है, हरियाणा में। यहां से सबसे बड़ा साइन बोर्ड जब हस्ताक्षर किए जाते हैं तो सबसे बड़ा साइन बोर्ड भी मिला है। सबसे बड़ा साइन बोर्ड कहां से मिला है, धौलावीरा से, ये याद रखना। धौलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम हड़प्पाकालीन नगर है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम हड़प्पाकालीन नगर, ये याद रख लेना। चौथा, देखो पहले तो हड़प्पा है, फिर मोहनजोदड़ो है, राखीगढ़ी है, और चौथे नंबर अगर देखा जाए तो कौन सा है, आपके धौलावीरा। इस आकार के 3 अन्य नगर हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनेड़ीवाला। वर्तमान गनेड़ीवाल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। तो अब देखो थोड़ा सा याद रख लेना, जो महान विशालतम नगर है उनमें पहला तो मोहनजोदड़ो,
एक हड़प्पा, एक गनेडी वाला, ये तीन तो ये है, और चौथा कौन सा है, धोलावीरा, और इसके बाद एक और है, वो कौन है, राखीगढ़ी, ये याद रख लेना। ठीक, चलो अब हम चलते हैं आगे। अगला जो स्थल है मित्रों वो है सुरकोटड़ा। कौन सा स्थल है, सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा जो जगह है वो है आपके एक तरीके से वही कच्छ के रण गुजरात में है। ठीक है, सुरकोटड़ा भी जगह की लोकेशन कहाँ है, कच्छ के रण गुजरात में। खोज देखो इसकी जगपति जोशी ने, याद रख लेना, है ना। ये एक प्रश्न आ चुका है मित्रों पिछली बार आरएस के एग्जाम में, इन्हीं में से हो सकता है कि आरएस प्री के एग्जाम में एक और प्रश्न कहीं पूछ ले। सुरकोटड़ा की खोज जगपति जोशी ने की है। किसने की है, जगपति जोशी ने की है। सुरकोटड़ा की खोज किसने की है मित्रों, जगपति जोशी ने। किसने की है, जगपति जोशी ने। सुरकोटड़ा की खोज किसने की है मित्रों, जगपति जोशी ने। किसने की है, जगपति जोशी ने। एज ए लोकेशन कच्छ गुजरात, एज ए लोकेशन कच्छ गुजरात। घोड़े की अस्थियां, मैंने बताया घोड़े के अस्थि पंजर, घोड़े की अस्थियां कहां से मिली है, सुरकोटड़ा से। और घोड़े का खिलौना यानी कि मृण मूर्ति कहां से मिली है, बताओ देखो। अरे भाई लोथल से। कहां से मिली है, लोथल से। मृण मूर्ति, घोड़े की मिट्टी का खिलौना, लोथल से। ठीक है, तो घोड़े की अस्थियां मिली है। एक विशेष प्रकार का कब्रगाह, मतलब कब्र के अवशेष भी यहाँ पर मिले। ठीक है, सुरकोटड़ा में। ठीक, और कब्र के अवशेष आपको R37 हड़प्पा में भी मिला है। अगला स्थल है रंगपुर। रंगपुर भी याद रखना, इसकी खोज माधव स्वरूप वत्स ने 1953 में अहमदाबाद, ये भी गुजरात में। रंगपुर भी कहाँ है भाई, रंगपुर, रोजड़ी, ये सब कहाँ है, गुजरात में। रंगपुर की खोज माधव स्वरूप वत्स 1953, अहमदाबाद, गुजरात। इसे हड़प्पा सभ्यता का क्या कहते हैं, औरस पुत्र कहते हैं, याद रख लेना भाई। हड़प्पा सभ्यता का औरस पुत्र किसे कहा जाता है, रंगपुर को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का औरस पुत्र किसे कहा जाता है, रंगपुर को कहा जाता है। खोज कौन किसने की है, माधव स्वरूप वत्स ने की है 1953 में। माधव स्वरूप वत्स ने की है, अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, यहाँ से देखो अवशेष जो देखने को मिले हैं, एक तो भूसी के ढेर, है ना, चावल की जो भूसी होती है ना, धान की भूसी, उसके ढेर मिले हैं। तो चावल के प्रमाण यहाँ से भी मिलते हैं। कच्ची ईंटों के दुर्ग भी मिले हैं। ठीक है, नालियां, ठीक है, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। पत्थर के फलक, पत्थर के फलक मतलब इस तरीके की कुछ आकृति बनाई है पत्थरों की, जो शिकार के काम में लेते हो फलकों को, है ना। तो पत्थर के फलक मिले हैं ना, तो याद रखना ये सबसे महत्वपूर्ण है। धान की भूसी रंगपुर से। कच्ची ईंटों का दुर्ग, तो कच्ची ईंटें अगर कहीं प्रयुक्त हुई है तो रंगपुर में, है ना। नालियां, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, और पत्थर के फलक, ठीक है, याद रखना, रंगपुर। क्या क्या मिला देखो, धान की भूसी, किसकी भूसी, धान की भूसी, कहां से, रंगपुर से, धान की भूसी। और भाई कच्ची ईंटों का दुर्ग, क्या, कच्ची ईंटों का दुर्ग, कच्ची ईंटों का दुर्ग। और क्या है, नालियां, और किसके, नालियों के अवशेष। और भाई देखो मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, और क्या मिले हैं, मिट्टी के बर्तन, मृदभांड, और क्या मिले, पत्थर के फलक, और क्या मिले, पत्थर के फलक, क्या मिले, पत्थर के फलक। ओके, चलिए। अब जो लास्ट अपन एक स्थल, महत्वपूर्ण स्थलों में जो बचा है वो है कोट दीजी। क्या है, कोट दीजी, याद रखना, कोट दीजी। कोट दीजी, इसकी खोज की है 1935 में घुरिये ने। किसने की है, घुरिये ने। धुरिये नाम है, ऐसा ही लिखा है किताबों में भी, धुरिये। कोट दीजी की खोज 1935 में धुरिये। ये एक तरीके से पाषाण युगीन सभ्यता का अंत और हड़प्पा सभ्यता का विकास इस स्थल पर देखने को मिलता है हमें, है ना। तो इससे ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि पाषाण युग जैसे ही सभ्यता का अंत हुआ, उसी समय से किसका विकास हो जाता है, हड़प्पा सभ्यता का विकास। अवशेषों में देखो बाणाग्र, कांसे की चूड़ियां, और धातु के उपकरण और हथियार, ये याद रख लेना। कांसे की चूड़ियां मिली है कोट दीजी से। बाणाग्र तो और जगह से भी मिले हैं, तो कांसे की चूड़ियों के प्रमाण कोट दीजी से, धातुओं के उपकरण और हथियार भी मिले हैं। ठीक है, चलो अब हम आपको बताएंगे मित्रों कौन कौन से स्थल, उनकी लोकेशन कहां पर है। तो यहां से एक प्रश्न पिछली बार बना है रीट में, तो ये याद रख लेना। देखो, अफगानिस्तान में दो महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन स्थल सोरतुगुई और मुंडीगाक, याद रख लेना, मुंडीगाक और सोरतुगुई, मुंडीगाक और सोरतुगुई। ठीक है, मुंडीगाक और सोरतुगुई। ठीक है, और दूसरा है बलूचिस्तान पाकिस्तान। देखो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, तो देखो यहाँ देखो, एक तो मेहरगढ़ यहाँ पर ही है, सुतकांगे डोर भी यहाँ पर है, सुत का खो भी यहाँ पर है, बालाकोट भी पाकिस्तान में ही है, राना गुंडई भी बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, क्वेटा घाटी भी
बलूचिस्तान पाकिस्तान में, दब सादात और दवारकोट, दब सादात और दवारकोट, बलूचिस्तान पाकिस्तान। दोबारा देख लो भाई, बलूचिस्तान पाकिस्तान में मेहरगढ़, सुतकांगी डोर, सुतकाको, बालाकोट, राना गुंडई, क्वेटा घाटी, दब सादात और दवारकोट। दोबारा देख लो एक बार और, मेहरगढ़, सुतकांगी डोर, सुतकाको, बालाकोट, राना गुंडई, क्वेटा घाटी, दब सादात और दवारकोट। ठीक है, ये कहां पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान। अब देखो सिंध है ना, ये भी पाकिस्तान का क्षेत्र है। देखो कोट दीजी, आमरी, मोहनजोदड़ो, अली मुराद और चनूदड़ो। कोट दीजी, आमरी, मोहनजोदड़ो, अली मुराद और चनूदड़ो। कोट दीजी, आमरी, मोहनजोदड़ो, अली मुराद और चनूदड़ो। ये कहां पर है? सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में ही है। तो सिंध प्रांत में देखो एक तो कोट दीजी स्थल है, एक आमरी है, मोहनजोदड़ो आप जानते हैं सिंध प्रांत, एक चनूदड़ो मैंने पढ़ा है, ये भी सिंध प्रांत में है। तो अलग देखो, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो दोनों सिंध प्रांत में पाकिस्तान में है। तो कोट दीजी याद रख लेना, आमरी और अली मुराद याद रख लेना। आमरी, अली मुराद, कोट दीजी, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो। आमरी, अली मुराद, कोट दीजी, अली मुराद, कोट दीजी, चनूदड़ो। ठीक है, ये याद रख लेना। पश्चिमी पंजाब, अब पश्चिमी पंजाब की बात करें तो वो हिस्सा पाकिस्तान में आता है, तो हड़प्पा भी वहां पर है, डेरा इस्माइल खाना भी वहां पर है पाकिस्तान में, पश्चिमी पंजाब में। डेरा इस्माइल खाना, रहमान डेरी और जलीलपुर। ठीक है, रहमान डेरी और जलीलपुर। दोबारा देखो, पश्चिम पंजाब पाकिस्तान में हड़प्पा, डेरा इस्माइल खाना, रहमान डेरी और जलीलपुर। ठीक, आगे देखो पंजाब जो भारत का क्षेत्र है उसमें देखो रोपड़ यानी रूपनगर, ठीक है, और एक आपके चक 86 और एक संगोल, याद रख लेना, रोपड़, रूपनगर, चक 86 और संगोल। हरियाणा में देखो आपके राखीगढ़ी, ठीक है, प्री हैपन हारपन बोलते हैं उसको, बनवाली, मीठाथल, दौलतपुर और रिशबल। ठीक है, राजस्थान के भारत के हरियाणा में राखीगढ़ी, आपके वनवाली, आपके मीठाथल, आपके दौलतपुर और रिशबल। ठीक है, अब गुजरात की बात करें तो लोथल है, रंगपुर है, धौलावीरा है, सुरकोटड़ा है और देसलपुर है। ठीक है, गुजरात में लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, सुरकोटड़ा और देसलपुर। ओके, ये बात हुई। अब थोड़ा आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य आपको याद रखने, इनसे प्रश्न भी बन सकता है। पहला देखो स्मरणीय तथ्यों में क्या है, हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। याद रखना, हड़प्पा में तो शवों को दफनाया जाता था जबकि मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था, ये याद रखना। दूसरा देखो, सैंधवकालीन मोहरें सर्वाधिक कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से, जबकि अभिलेख युक्त मोहरें कहां से मिली है? हड़प्पा से। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहां से मिली मित्रों? हड़प्पा से। जबकि कुल मिला के अगर सर्वाधिक मोहरों की बात हो तो मोहनजोदड़ो से, याद रखना। अगला देखो, सर्वाधिक सैंधव पुरास्थल कहां से? गुजरात में उत्खनन किए गए सबसे ज्यादा जो पुरास्थल है सैंधवकालीन, वो कहां से मिले? गुजरात से। कृषि हड़प्पा अर्थव्यवस्था का मूल आधार, तो याद रखना मूल आधार अगर देखा जाए उसके मतलब अर्थव्यवस्था का, तो सबसे ज्यादा क्या था? कृषि और पशुपालन था। ठीक है, हड़प्पा मोहरों पर सबसे अधिक कौन से पशु का अंकन मिला है? एक श्रृंगी पशु का अंकन। याद रखना, हड़प्पा की जितने भी मोहर मिली है उन पर एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। किसका मिलता है? एक सिंग वाले पशु का। हड़प्पा से एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण भी है। हड़प्पा से देखो एक मुद्रा मिली है जिस पर पैर से सांप को दबाया हुआ है, किसने? गरुड़ ने, उसका चित्रण मिलता है। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन मानी जाती है, ये भी याद रख लेना। इस चिन्ह में सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। स्वास्तिक चिन्ह की अगर बात करें, अपन जानते हैं स्वास्तिक चिन्ह, तो उसकी अगर देन की अगर देखा जाए तो हड़प्पा की मानते हैं हम। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, ये याद रख लेना भाई। सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे? तलवार से। सैंधव स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण हकरा घग्गर जो प्रदेश है 80% इसी मार्ग में है। ठीक है, एक देखो अरब सागर के तट पर विकसित बंदरगाह सुतकांगी डोर, कौन सा? सुतकांगी डोर, बालाकोट, अल्लादीनो तथा लोथल है। तो ये अरब सागर के तट पर विकसित बंदरगाह थे, तो सुतकांगी डोर, एक बालाकोट, एक अल्लादीनो और एक लोथल, तो ये बंदरगाह थे उस समय के। अब देखो अगला देखिए, कालीबंगा एवं बनवाली में दो सांस्कृतिक अवस्थाओं में प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन के दर्शन होते हैं, देख लिया आपने। घोड़े की जानकारी मोहनजोदड़ो से भी मिली है, लोथल से भी और सुरकोटड़ा से भी है। ठीक है, तो ये तीन स्थान है जहां से हमें घोड़े की जानकारी प्राप्त होती है। सैंधव नगरों में किसी भी मंदिर, समाधि आदि के अवशेष नहीं मिले, ये चीज ध्यान रखना भाई। सैंधव सभ्यता के जितने भी स्थल है, नगर है, वहां पर किसी प्रकार के समाधि, मंदिर के अवशेष नहीं मिले। ठीक है, आंशिक समाधान हड़प्पा में, कलश समाधान था मोहनजोदड़ो में।
और प्रतीकात्मक समाधान खाता कालीबंगा में। याद रखना, आंशिक समाधान हड़प्पा में, कलश समाधान मोहनजोदड़ो में और प्रतीकात्मक समाधान कालीबंगा में। ठीक है, याद रखना। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, सील एक मछली है, 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ उसको कह सकते हैं, मूर्ति मिली है। और उनके चारों ओर देखो, एक तो हाथी, एक गेंडा, एक चीता और एक भैंसा और 2 हिरण विराजमान है। तो ये याद रख लेना भाई। मोहनजोदड़ो से क्या मिली? एक सील मिली है। सील मतलब एक मछली मिली है, सील है ना। तो उसके 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ कहा गया है उसको। क्या कहा गया है? पशुपतिनाथ कहा गया है। तो उसमें अंकन मिलता है आपके हाथी का, गेंडा का, चीता का, भैंसा का और 2 हिरणों का। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में माता देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, याद रख लेना। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं, याद रखना। धान की भूसी लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुई है, दोनों जगह से। और भारत में अगर देखें तो विशालतम हड़प्पाकालीन बस्ती कौन कौन सी है? विशालतम हड़प्पाकालीन बस्ती कुंतासी और धौलाव है। कुंतासी और धौलावीरा होगी। कौन सी होगी? धौलावीरा। कुंतासी और धौलावीरा। तो इस प्रकार मित्रों हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके सामने डिस्कस किया। और ये देखिए मित्रों, आपके लिए रीट एग्जाम हो, जो आरएस की एग्जाम हो, इन सब में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, उनको भी आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, जिससे आपको अगर पीपीटी डाउनलोड करनी है तो पीपीटी वहां पर मिल जाएगी। जब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।